कि बिहार के लोगों का मूड पूर्णिया चुनाव और बाकी के जो परिणाम आए हैं उससे क्लियर हो गया है। शाहाबाद और मगध के इन 4 सीटों पे चुनाव होने हैं और यही वो जगह रहा है जिसने एनडीए गठबंधन को बुरी तरह से एक दर्द दिया। आंकड़ों की अगर नज़र में देखें तो हमने आपको बताया कि किस तरह से नीतीश कुमार की इस बार नहीं चलेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव देख रहे हैं और भारत लाइव में एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जो भीतर की बात में है। और भीतर की बात ये आ रही है कि क्या आने वाले 2025 के चुनाव या उससे पहले जो 4 सीटों पे उपचुनाव होने हैं उनको लेकर के बिहार में दोनों ही गठबंधन में अलग तरह की रणनीति और राजनीति की जा रही है। क्या नीतीश कुमार को भले ही 2024 के चुनाव में इस बात को लेकर के उनकी पीठ थपथपाई जा रही हो या क्रेडिट दिया जा रहा हो कि उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया और जिस प्रदर्शन के आधार पर 30 सीटें आई, लेकिन क्या ये काफ़ी था? क्या नीतीश कुमार की इसमें भूमिका सबसे बड़ी थी? सवाल ये भी है। सवाल इसके साथ है कि रुपौली चुनाव हारने के बाद क्या नीतीश कुमार की साख गिरी है, बट्टा लगा है, या फिर दूसरा खेमा जो है इंडिया गठबंधन का वो क्या कर रहा है? इंडिया गठबंधन बुरी तरह से पराजित हुआ है और ये पहली नहीं दूसरी पराजय है राष्ट्रीय जनता दल की और तेजस्वी यादव के सोलो परफॉर्मेंस की, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें वो वन मैन आर्मी की तरह काम करके सारा क्रेडिट अपने लेना चाहते हैं। हार का ठिकरा किसी और पर और जीत का श्रेय तेजस्वी यादव को देने की तैयारी चल रही है। अब इसके पीछे की राजनीति और रणनीति क्या है वो हम आपको तो बताएंगे ही। इसके साथ साथ हम ये भी बताने जा रहे हैं कि दोनों को रिप्लेस करने की जो तैयारी है, जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा को लेकर के कई बैठकें हो चुकी हैं। आपने सुना होगा पप्पू यादव ने भी इस बात को लेकर के अभी सवाल खड़ा किया है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव इस गठबंधन को अकेले चाहते हैं कि वो लीड करें, ऐसा संभव नहीं है। कांग्रेस को पीछे रखना या कांग्रेस से संवाद नहीं करना, खुद से फैसले लेना, ये कहीं ना कहीं एनडीए के साथ लड़ाई को और ज़्यादा एनडीए को मजबूती देना है या फिर वॉक ओवर जैसा है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे ही। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 4 सीटों पे जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के भी लगभग सब कुछ फाइनल हो गया है। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ आंकड़ों के हिसाब से बता दें कि 2025 के चुनाव में इन सब का असर क्या पड़ना है। पहली बात तो ये कि बिहार के लोगों का मूड पूर्णिया चुनाव और बाकी के जो परिणाम आए हैं उससे क्लियर हो गया है। एनडीए गठबंधन जो दावा कर रहा था उसका भी साख गिरा है, तो उसके साथ साथ तेजस्वी यादव भी जो दावे कर रहे थे उन दावों का भी दम निकला है। ऐसी स्थिति में रुपौली के चुनाव ने तो पूरी तरह से दोनों ही गठबंधन को एक्सपोज कर दिया। हालांकि प्रदर्शन एनडीए का अच्छा हुआ है, क्योंकि जिस सीट पर निर्दलीय जीते हैं उस सीट का बहुत सारा लूफॉल्स है। लूफॉल्स ये है कि वहाँ एक ही जाति के दोनों ही गठबंधन से उम्मीदवार थे, इसका फ़ायदा भी मिलेगा। ये बातें अब लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि मिल गया है। इसको लेकर के अति पिछड़ा की बात भी की जा रही है, बहुत सारी बातें की जा रही है। लेकिन अब जो चुनाव होने हैं शाहाबाद और मगध में, शाहाबाद और मगध के इन 4 सीटों पे चुनाव होने हैं और यही वो जगह रहा है जिसने एनडीए गठबंधन को बुरी तरह से एक दर्द दिया है। दर्द इसलिए कि 8 सीटों पे जो चुनाव हुए थे उन सीटों में इस क्षेत्र की 6 सीटें हार चुकी है एनडीए गठबंधन। अब इसके मायने क्या निकाले जाए, इसके मायने हम आपको बताते हैं कि इसके मायने यही हैं कि इन क्षेत्रों में जम करके मेहनत नहीं हुआ। यही बात कह के उपेंद्र कुशवाहा ने भी एनडीए गठबंधन को सचेत किया है कि यदि रवैया ऐसा ही रहा हमारा, हम बढ़िया से इस पर होमवर्क नहीं किए, तो हमारी स्थिति आगे आने वाले 2025 के चुनाव में गड़बड़ा सकती है। आंकड़ों की अगर नज़र में देखें तो हमने आपको बताया कि किस तरह से नीतीश कुमार की इस बार नहीं चलेगी। नीतीश कुमार ने जिस तरह से, चाहे वो एक विधान परिषद की सीट हो, उसमें अपने उम्मीदवार की घोषणा कर ली, उम्मीदवार जीत भी गए। उसी तरह से उन्होंने रुपौली जो कि उनकी सीट थी उस पर भी उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़ा किए। लेकिन 4 सीट जो खाली है इसको एनडीए गठबंधन अपने पाले में करना चाहेगा, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन इन सभी सीटों पर अपना वर्चस्व फिर से जमाना चाहेगा। इनमें से 1 सीट एनडीए गठबंधन के पास है और 3 सीट
इंडिया गठबंधन के पास। अब इसमें लड़ाई दूसरी बार लीग मैच के बाद सेमीफाइनल पर पहुंच गई है और जो इस मैच को जीतेगा वो फाइनल की तरफ प्रोसीड करेगा, यानी 2025 के चुनाव में उसकी बादशाहत बरकरार रहेगी। और एक बार फिर से लिटमस टेस्ट एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन का शुरू हो चुका है। जो सीटें खाली हैं उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शाहाबाद की 2 और मगध की 2 सीटें खाली हैं। शाहाबाद की 2 सीटों में रामगढ़ और तरारी, इन दोनों सीटों पर जो कब्जा है वो एनडीए गठबंधन का है। 1 सीट पर इसमें कब्जा राष्ट्रीय जनता दल का है जो रामगढ़ की सीट है, बक्सर क्षेत्र में आती है। तो दूसरा तरारी जो कि काराकट क्षेत्र में आती है, इसको आप आरा और काराकट के बीच का बता सकते हैं। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि इस पर जब चुनाव की घोषणा होती है या इस पर जब उम्मीदवारी की घोषणा होती है तो इसमें क्या होगा। हालांकि ये क्लियर है कि इंडिया गठबंधन के तरफ से रामगढ़ सीट आरजेडी के पास थी, उसी के पास रहेगी, तो वहीं तरारी सीट सीपीआईएमएल के पास थी, सीपीआईएमएल के पास ही रहेगी। दूसरी तरफ इन दोनों सीटों पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना अंगुली रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और इसको लेकर के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो सम्राट चौधरी हैं उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें सभी कोर टीम के लोग मौजूद थे। प्रभारी जो हैं बिहार के सह प्रभारी दीपक प्रकाश भी मौजूद थे, तो वहीं दलसानिया भी इस पर मौजूद थे। इसके अलावा शिवेश राम, मंगल पांडे, विजय सिन्हा, ये सभी लोग जो कोर टीम के लोग हैं वो मौजूद थे और उनके साथ बैठ करके ये फैसला हो गया कि ये सीटें जो हैं वो इस बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर जेडीयू और 1 सीट इमामगंज की जो हिंदुस्तानी अवाम के पास थी वो हिंदुस्तानी अवाम ही लड़ेगी। हिंदुस्तानी अवाम की तरफ से जीतन राम मांझी लगभग अपने छोटे पुत्र का नाम अनाउंस भी कर चुके हैं। भीतर ही भीतर तैयारियां शुरू हो गई है, आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। तो इसके साथ साथ आपको बता दें कि रामगढ़ और तरारी की सीट, जैसा कि हमने पहले बताया, भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम का ठप्पा लगा दिया है और ये फैसला कोर टीम की इंटरनल बैठक में हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि इमामगंज हिंदुस्तानी अवाम के पास और बेलागंज जो एक सीट है जिसमें आरजेडी के साथ सीधी भिड़ंत है, उसमें जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावे आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी बातें सामने नज़र आ रही हैं जिसमें मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया, लेकिन इसके साथ साथ जो आंकड़े हैं उसको लेकर के भी काफ़ी चिंता जाहिर की जा रही है। एक तरफ यहाँ इस बार जो आपने देखा 2 दिन पहले जो परिणाम आए, उन परिणामों में 13 सीटों पे उपचुनाव हुए थे जिसमें से 10 सीटों पे इंडिया गठबंधन जीती है और मात्र 2 सीट पर एनडीए गठबंधन की जीत हासिल हुई है। ये काफ़ी चिंता का कारण है और इसी चिंता के कारण में भारतीय जनता पार्टी कोई ठोस फैसला नहीं ले पा रही है। हालांकि बिहार को लेकर के उसने फैसला कर लिया है कि वो 2 सीटों पे उपचुनाव में चुनाव लड़ेगी, लेकिन असल जो मुद्दा है वो आकर के अटक गया है कि इस चुनाव के बाद क्या विधानसभा के चुनाव वक्त से पहले कराए जाएंगे या फिर विधानसभा के चुनाव अपने नियत समय पर होंगे और उसके लिए समय चाहिए। उम्मीदवारी की घोषणा कर दी जाएगी, सीट शेयरिंग का समझौता पहले कर दिया जाए और उसके बाद से उस पर मेहनत किया जाए। हालांकि ये बहुत ही कठिन प्रश्न है और इस सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है एनडीए गठबंधन के घटक दल के नेताओं को देना। लेकिन इन सारी बातों के साथ एक बात तो साफ साफ नज़र आती है कि जो आंकड़े बता रहे हैं वो कुछ अलग कहानी बता रहे हैं। पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि अब आगे तेजस्वी यादव के सामने, लालू यादव के सामने सरेंडर करके नहीं खड़ा रहेगी कांग्रेस। इस बीच कांग्रेस ने भी कई अपडेट किए हैं। कई लोगों का नाम आ रहा था कि जो बिहार प्रदेश की जिम्मेवारी दी जाएगी, अब कहा यह जा रहा है कि रंजीता रंजन को यह जिम्मेवारी दी जा सकती है। रंजीता रंजन पप्पू यादव की पत्नी हैं और काफ़ी एग्रेसिव राजनीति करने के लिए जानी जाती हैं। विधानसभा में, लोकसभा में आपने उनको देखा है और लोकसभा और राज्यसभा में उनको आपने देखा है। दोनों ही सदनों में उनका प्रतिनिधित्व रहा है और दोनों सदनों में उन्होंने अपनी योग्यता और तरीके का परिचय दिया है। काफ़ी एग्रेसिव राजनीति करती हैं और तथ्यों पर नज़र रखती हैं। उनको हो सकता है कि कांग्रेस का कमान बिहार में मिल जाए। अखिलेश सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इससे पहले मोहम्मद जावेद को दिए जाने की बात की जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि अल्पसंख्यक समाज से किसी को दिया जा सकता है, लेकिन वो संभावनाएं समाप्त हो गई क्योंकि मुख्य सचेतक की भूमिका में मोहम्मद जावेद को कांग्रेस ने
अपॉइंट कर दिया है। अब इसके बाद की कहानी जो शुरू होती है कि अगर, या फिर जिस तरह के पप्पू यादव ने बयान दिए हैं कि तेजस्वी यादव अकेले जो जिस तरह से मैं इंडिया गठबंधन को आगे रख करके बाकी के लोगों को पीछे करते हैं, कांग्रेस को पीछे रखते हैं, ये अब चलने वाला नहीं है। इसके साथ साथ वाम दल भी पूरी तरह से इस बात को लेकर के पप्पू यादव के का समर्थन करेंगे, क्योंकि वाम दलों का भी ये शिकायत रहा है कि तेजस्वी यादव उनसे राय नहीं करते हैं, मशवरा नहीं करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी 4 सीटों पे उन्होंने पहले ही चरण में अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, किसी से पूछा तक नहीं। अब इन सारी बातों का हल निकाला जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी अब इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में जिस तरह से वो लीड करते हैं उनको उतारने की तैयारी चल रही है। तो वहीं नीतीश कुमार को लेकर के भी अब संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या नीतीश कुमार उस स्टेट ऑफ माइंड से हैं जिससे वो एनडीए गठबंधन का नेतृत्व करके और उसे सभी सीटों पे जिता सकें या अधिकांश सीटों पे जिता सकें। इसको लेकर के जो आंकड़े हैं वो भी कहानी कहते हैं कि जब जब लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं तो विधानसभा के परिणाम उसके विपरीत आए हैं। 2014 में मजबूती के साथ जीत करके एनडीए गई, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में जीत हो जाती है महागठबंधन की। हालांकि उसमें बहुत सारी समीकरण जोड़े जाते हैं, नए पुराने लोगों को एक मौका मिलता है। लोग जिस तरह का बिहार के फैसला कर रहे हैं, चूँकि राजनीतिक रूप से काफ़ी जागृत प्रदेश है बिहार, लोग जिस तरह से फैसला कर रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनके मन में अब ये दोनों, जो लालू प्रसाद की राजनीति का धारा है और नीतीश कुमार की राजनीति की धारा है, अब इससे ऊब चुके हैं। तो इनको नया कुछ चाहिए, और नयापन के लिए निश्चित रूप से दोनों ही खेमे में अब चर्चा भी शुरू हो चुकी है। कई लोगों का नाम भी नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में, उनके रिप्लेसमेंट के रूप में आया। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश तेजस्वी को रिप्लेस करने की जो अंदर ही अंदर चर्चा चल रही है, उसके लिए चर्चाएं बहुत तेज हो रही हैं। उसको लेकर के जो मीटिंग्स चल रहे हैं उसमें क्या फैसला हुआ, एनडीए गठबंधन में भी और इंडिया गठबंधन में भी, दोनों में डिमांड एक तरह का है। आने वाले 2025 के चुनाव में अभी अगर नियत समय पर होता है तो लगभग 14-15 महीने का वक्त है। अब इस 14-15 महीने में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ परिवर्तन होता है। आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। हमने 2014 बताया, 2015 का परिणाम बताया, 2019 में क्या हुआ था और 2020 में कितना मुश्किल था। 39 सीटें जीतने वाली एनडीए किसी तरह से सरवाइव करके सत्ता तक पहुंची थी। हालांकि चाबी नीतीश कुमार के हाथ में थी, बीच में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल भी कर दिया था। फिर 2024 का चुनाव हुआ और 2024 के चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात कर लें या देश भर में जो 13 सीटों पे चुनाव हुए हैं, उपचुनाव विधानसभाओं के, उसको देख लें, या अब जो 4 सीटों पे चुनाव होने वाला है बिहार में, इसको लेकर के बहुत सारी बातें अभी होनी बाकी है। अभी ये फैसला नहीं हो सकता है कि आगे होगा क्या, लेकिन एक बात तो तय है कि दोनों खेमे से ये मांग उठने लगी है। उसके लिए बैठकों का दौर जारी है, अलग अलग सेक्टर्स में बैठक हो रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्या 2025 के लिए सबसे उपयुक्त नेता होंगे। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।